Shri Jayakumar Sai Deepak, Senior Advocate, Supreme Court of India, and Chief Guest of today's function. Professor Rajni Abhi, Director, South Campus, University of Delhi. Dr. Vikas Gupta, Registrar of the University. Professor Anju Wali Tikku, Dean and Head Faculty of Law, University of Delhi. Shri Anup Latharji, Chairperson, Cultural Council, University of Delhi. Professor Ravindra Kumar, Dean, Cultural Council. Professor L. Pushp Kumar, Director, Integrated Law Course. Principals, Deans, Head of the Departments, Chief Engineer, distinguished guests, outstanding teachers, my dear students, friends. Namaste to all of you. नमस्ते। मेरे को मन्नत ने कहा था नमस्ते का नहीं जवाब देंगे, गुड आफ्टरनून बोलना है इनको। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाँ, आप ज्यादा जवाब देते ना। वेरी नाइस। अभी एल पुष्प कुमार जी ने ठीक कहा कि आई एम द एक्स्ट्रा बैट्समैन। नहीं, मैं अच्छे में कह रहा हूं। और ये जो टॉपिक है भारत सिविलाइजेशनल हेरिटेज एंड धर्म बेस्ड कम्युनिटी गवर्नेंस, ये थोड़ा अलग सा टॉपिक है। और जब भारत की सभ्यता और भारत की विरासत की बात होती है तो हमारे मन में आता है ये कोई 1-2 दिन की सभ्यता तो है नहीं, 5000 या 10,000 साल पुरानी सभ्यता है भारत की, बहुत पुरानी सभ्यता है। और भारत में धर्म आधारित शासन व्यवस्था का आग्रह हमेशा रहा, हर कालखंड में रहा कि धर्म आधारित शासन व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं हो पाई, कहीं नहीं हो पाई, कहीं कम हो पाई। लेकिन भारत के लोगों ने शत्रु के साथ भी धर्म आधारित व्यवहार किया। ये किसी ने बहुत अच्छा कहा कि हमने 16 बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया था। इतिहास वाले कहते हैं 16 बार नहीं था जी, 1 या 2 बार ही था। चलो जितने बार भी था, लेकिन अगर एक बार पकड़कर भी शत्रु को जिंदा छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं धर्म आधारित व्यवहार हमने शत्रु के साथ भी किया। युद्ध के नियम भी सबको मानने पड़ेंगे, ऐसी व्यवस्था की अपेक्षा भारत में हमेशा से रही। ऐसी विरासत वाला देश, ऐसा समाज और राष्ट्र अपनी अच्छाइयों के बाद भी 800 वर्ष गुलाम क्यों रहा? क्या कभी इसको सोचने की, मेरे इन नए बच्चों को सोचने की आवश्यकता हुई क्या? जब सब कुछ अच्छा था, इतना अच्छा था, तो ये 800 वर्ष गुलाम क्यों रह गया ये देश? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो मैं आप बच्चों के लिए छोड़ता हूं कि सोचो इस पर कि ये गुलाम क्यों रह गया देश। ये छोटी बात नहीं है कि 5000 10,000 साल पुरानी सभ्यता इतनी लंबी गुलामी का कालखंड झेल जाए। भारतीय सभ्यता की जब बात होगी तो मैं सोचता हूं उसकी क्या विरासत है। भारतीय सभ्यता की हमारी विरासत है शौर्य और वीरता। शौर्य और वीरता की भारत में कभी कमी नहीं थी। शौर्य और वीरता, मानवता, संस्कार, संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वधर्म संभाव, अपनापन, समग्र दृष्टि, ये वो शब्द हैं जो भारतीय जीवन पद्धति में, भारतीय परंपराओं में, भारतीय विरासत में पाए ही जाते हैं। इतना सब होने के बाद भी भारत का मन इतना कैसे कमजोर हो गया? इतना सब होने के बाद भी भारत का मन इतना कमजोर कैसे हो गया? ये सोचने की बात है कि 800 वर्ष की गुलामी को बर्दाश्त कर गया, सैकड़ों विदेशी आक्रमणों को बर्दाश्त कर गया, मंदिरों को तोड़ना बर्दाश्त कर गया, 1 लाख ब्रिटिशर्स ने 36 करोड़ लोगों पर राज्य किया, भारत ये बर्दाश्त कर गया। जलियांवाला बाग की जो घटना हुई उसमें ऑर्डर ही एक अंग्रेज ने दिया था। गोलियां तो भारत के लोगों ने चलाई थी। तो एक प्रश्न आता है कि भारत के मनों ने क्यों और कैसे इन सब चीजों को स्वीकार किया। घटना होना एक बात है, घटना की स्वीकार्यता होना दूसरी बात है। तो मन में कई बार बहुत सारे प्रश्न आते हैं। एक और घटना की बात करता हूं। आज सुबह भी एक कार्यक्रम में था तो वहां इसका उल्लेख किया मैंने। हम सब जानते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ।
अब जो लोग सुबह सुन चुके हैं कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएगा थोड़ा सा, कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। डेट ऑफ अनाउंसमेंट थी जुलाई 1905 और इंप्लीमेंटेशन डेट थी अक्टूबर 16, 1905। लॉर्ड कर्जन ने जब इसको इंपोज किया तो क्या कहा कि रीजन इज टू इंप्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ऑफ ब्रिटिश राज। ये ऐसा था जैसे आंखों में धूल झोंकना है कि टू इंप्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ऑफ ब्रिटिश राज। पर सच क्या था? टू डिवाइड एंड वीकन द ग्रोइंग नेशनल मूवमेंट बाय सेपरेटिंग हिंदू मेजॉरिटी एरियाज एंड मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। रिलीजन बेस्ड डिवीजन किया 1905 के अंदर। कुछ उन्होंने फायदे सोचे होंगे, इस हिसाब से किया। पर भारत के मनों ने इसको स्वीकार नहीं किया। पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, बंगाल में शुरू हो गए, बंगाल के बाहर शुरू हो गए, और कोई शायद ही प्रांत ऐसा बचा होगा जहां इसको लेके प्रोटेस्ट नहीं हुआ। स्वदेशी का आंदोलन खड़ा हुआ और बॉयकॉट हुआ ब्रिटिश गुड्स का। इतना बड़ा आंदोलन भारत में उससे पहले नहीं खड़ा हुआ था। पहली घटना 1905 में हुई जो कि बंगाल का विभाजन हुआ, रिलीजन के आधार पे हुआ। भारत के लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए था और नहीं किया। उसका जो उद्घोष था वो था वंदे मातरम। वंदे मातरम उस समय क्रांति की ज्वाला बना। वंदे मातरम उस क्रांति का उद्घोष बना। इसी कारण से आज जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 150 वर्ष का वंदे मातरम हुआ तो इसको स्मरण करना चाहिए, इसको उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि वो भारत की चेतना और प्रेरणा का प्रतीक था। और अंग्रेज इतना परेशान हुए उससे कि प्रतिबंध लगाया गया वंदे मातरम को गाने में, वंदे मातरम को इस्तेमाल करने में। अगर अंग्रेजों को चिढ़ाना होता था ना तो उसके सामने से वंदे मातरम कह के भाग जाते थे लोग, तो वो इरिटेट हो जाता था कि अरे वंदे मातरम कह के चले गए। तो उन्होंने प्रतिबंध लगाया उसको। पर देखिए 1905 के बाद 1911 में दिसंबर 12, 1911, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। दिसंबर 12, 1911, उस दिन दो घोषणाएं हुई। पहली हुई कि बंगाल के विभाजन को खत्म किया गया और बंगाल को एक किया गया, और साथ ही साथ यह अनाउंसमेंट हुई कि अब ब्रिटिश राज दिल्ली से चलेगा। तो अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि अब जो है बंगाल से राज्य नहीं चला सकते यूनिफिकेशन के बाद में। तो 1911 में पहले ही कैपिटल को शिफ्ट करना शुरू किया, और जहां आप यहां बैठे हैं ना, इस घर में, ये जो पूरा इलाका है, ब्रिटिश राज यहां पर आया। और 1911 दिसंबर 12 को दिल्ली दरबार में अनाउंसमेंट हुई कि अब यहां से चलेगा ब्रिटिश राज। 1931 तक इस जगह से चला। आप जहां बैठे हैं, ये ब्रिटिशर्स का बॉल रूम होता था, वॉयसराय रहते थे यहां पे। इन दीवारों ने इतिहास देखा है, पहला वर्ल्ड वार भी देखा होगा, और भी बहुत कुछ देखा होगा। बड़ी सारी हमारे भाग्य को लेकर निर्णय इन दीवारों ने देखे होंगे। और 1931 में जब राष्ट्रपति भवन बना तो यहां से ब्रिटिश राज उठकर राष्ट्रपति भवन गया। जॉर्ज फिफ्थ उस समय आए थे, जिन्होंने घोषणा दोनों करी कि बंगाल का विभाजन हम वापस करते हैं, और अब लेकिन कलकत्ता से नहीं चलाएंगे, दिल्ली से इस राज को चलाया जाएगा। 1947 में देश का बंटवारा हुआ। हमेशा के लिए हो गया, बिना किसी विरोध के हो गया, सहजता से हो गया, और भारत के लोगों ने, भारत के मनों ने इसको स्वीकार किया। तो एक तो प्रश्न आएगा ना, जिस भारत के लोग एक राज्य के विभाजन को तैयार नहीं थे, जो रिलीजन बेस्ड विभाजन किया, कितनी आसानी से, सहजता से 47वें देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया। तो सवाल उठता है कि 1911 तक से और 1947 आते आते बदला क्या इस देश के अंदर? कभी इस पर भी तो विचार करो। यह भी तो सोचो कि देश में बदला क्या। उस समय का क्रांति ज्वाल था वंदे मातरम। 1937 में वंदे मातरम को पहले काटा गया, 47 में फिर देश को काटा गया। यानी जिस सोच ने वंदे मातरम को काटा, उसी सोच ने देश का विभाजन कराया। बहुत बड़ा कारण थी वो सोच। वो क्या सोच थी वो आप पर छोड़ दो। देश के बच्चों को सोचने की जरूरत है कि कोई भी चीज ऐसी ना हो जो देश के सारोकार को बिगाड़ती हो। देश के हितों की चिंता हमारा काम है,
लेकिन ये तो सोचना ही है ना कि 47 में बंटवारा हुआ तो देश ने सहजता से उसको स्वीकार कैसे किया। राज्य का बंटवारा जो तैयार नहीं थे, उन्होंने देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया। यहां आपको 800 वर्ष की गुलामी के कुछ कारण मिल सकते हैं, थोड़ा रिसर्च तो करके देखो इसके ऊपर। 37 में वंदे मातरम बोलना, पूरा बोलना बंद किया गया। तो भारत की विरासत में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र प्रेम की कमी, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र प्रेम की कमी कब से आने लगी, यह सोचने की भी तो आवश्यकता है। आज 75 साल से ज्यादा की हमारी आजादी हो गई, तो यह भी तो सोचने की आवश्यकता है कि यह कमी कब से आने लगी। कितने लोग ऐसे हैं जो सोचना चाहेंगे इस पे कि यह कमी आने लगी? कमी तो है, मानोगे? अगर है तो उसका इलाज भी करना होगा हमको। और नहीं सोचोगे, पीठ करके बैठ जाओगे तो बैठ जाओ, उसके दुष्परिणाम भी होंगे उसके बाद में। 47 में देश पीठ करके बैठ गया विभाजन पे, क्योंकि जो लोग विस्थापित हुए उन्होंने भुगता, पर विरोध किसी का नहीं हुआ, संघ बिल्कुल विरोध नहीं हुआ उसका। माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, द भगवद गीता वॉज नॉट स्पोकन इन ए टेम्पल, nor was it delivered in a forest, nor in the quiet spaces of retreat. It was delivered on the soil of Kurukshetra, a battlefield where thousands stood ready to kill or be killed. This was not a poetry, it was a war. Arrows were ready and conches had blown. The fact that Bhagwan Krishna chose to deliver the message of Bhagavad Gita in the middle of a war zone was intentional. Otherwise, he could have delivered this message anywhere. Before starting the war, in the evening, 2 days before the war, but he decided to deliver this message to Arjun in the war zone only. This was intentional. Dharma is not, because remember, my dear friends, dharma is not tested in peaceful moments. Your personalities are also not tested in peaceful moments. It is tested in moments of conflict, chaos. When individuals is torn between emotions and responsibility, comforts and sacrifice. That's why Bhagwan has intentionally chosen to deliver the message of Bhagavad Gita in war zone. The reason the Gita was spoken in Kurukshetra is very simple. Because that is where cowards are exposed. That is where beliefs are tested. That is where emotions meets action. Bhagwan Krishna told Arjun to fight not because he loved violence, but because he despised surrender in the face of adharma. The message is we should never surrender against अधर्म। अधर्म के खिलाफ खड़े होना ही चाहिए। आप 47 में नहीं खड़े हुए, देश बट गया। हम गीता को भूल गए, महाभारत के लेसन्स को भूल गए, भगवान कृष्ण की चेतावनियों को भूल गए, और कभी कभी लगता है कि हम भारत को भूल गए। साईं दीपक साहब ने किताब लिखी है, इंडिया दैट इज भारत। कभी कभी लगता है कि हम भारत को भूल गए। भारत हमको नहीं भूला, हम भारत को भूल गए। अर्जुन सिसोदिया की कुछ पंक्तियां कोट करूंगा कि वो कहते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। और भारतीय विरासत और भारतीय समाज में रण से भागना और प्रण को तोड़ना ये दोनों बात नहीं थी। ये समाज तो होता रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसा समाज 800 वर्ष की गुलामी को एक्सेप्ट कर गया। इसी बात को वसीम बरेलवी साहब दूसरी तरीके से कहते हैं। वो कहते हैं कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना बहुत जरूरी है। उसूलों पर आंच आए तो टकराना बहुत जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना बहुत जरूरी है। अरे जिंदा नजर तो आए, प्रतिकार तो करें। पर हम क्या बोलते हैं, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है
लेट अस स्टे पीसफुल। हम कहते हैं लेट अस स्टे पीसफुल, नॉट नोइंग दैट वी एक्चुअली कमिट पैसिव सुइसाइड। हम कहते हैं लेट अस स्टे पीसफुल, नॉट नोइंग दैट वी एक्चुअली कमिट पैसिव सुइसाइड विथ एवरी सिंगल सरेंडर वी मेक इन द फेस ऑफ अधर्म। पैसिव सुइसाइड विथ एवरी सिंगल सरेंडर वी मेक इन द फेस ऑफ अधर्म। अधर्म को देखकर कुछ न करना उसका साथ देने जैसा है। अधर्म को देखकर कुछ न करना उसका साथ देने जैसा है। कौरवों की सभा में द्रौपदी के साथ जो अधर्म हुआ, कुरुवंश के सभी लोगों ने, भीष्म पितामह से लेकर कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सबने अगर साथ नहीं दिया धर्म का तो वो अधर्म का साथ दिया उन्होंने। इसी कारण से ध्यान रखना, कुरुवंश का नाश हो गया इस कारण से, अधर्म के साथ खड़े होने से। हरिओम पवार साहब की कुछ पंक्तियां कोट करूंगा, बहुत अच्छी हैं। वो कहते हैं बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। सीमा से ज्यादा संयम भी कायरता कहलाता है, सीमा से ज्यादा संयम भी कायरता कहलाता है। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत समय तक ठीक नहीं, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत समय तक ठीक नहीं, नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं मिल सकते हैं, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिल सकते हैं। तो भारत का ज्यादा अच्छा होना, भारत का और भारत के समाज का ज्यादा अच्छा होना गुलामी का कारण बना। राजा का व्यवहार और समाज का व्यवहार एक सा नहीं हो सकता। भारत को शत्रुबोध का एहसास ही नहीं हुआ। मुझे नहीं पता पृथ्वीराज चौहान ने उस कितनी बार छोड़ा, लेकिन अगर छोड़ा, पृथ्वीराज चौहान राजा थे, उनको अधिकार ही नहीं था छोड़ने का। किसी राजा को देश के शत्रु को छोड़ने का अधिकार ही नहीं है। ये सब लोग अपने समाज के लोगों के लिए बात है, नियम कानून है, वो शत्रु पे नहीं लगाए जा सकते जो आपके ऊपर आक्रमण कर रहा हो। किसी राजा को यह अधिकार नहीं है, चाहे आज के राजा हों और चाहे पुराने राजा थे। देश के हितों के खिलाफ जाने का किसी को अधिकार नहीं है। इसी कारण से यह हमारे कष्ट और परेशानियों का कारण बना। भारत की विरासत से आज हमें सीखना चाहिए कि धर्म के साथ रहो, अधर्म का विरोध करो। धर्म के साथ रहो, अधर्म का विरोध करो। डू योर ड्यूटीज विद बैलेंस, इन पेन और जॉय, इन लॉस और विक्ट्री, दैट इज द पाथ ऑफ धर्म। भारत का अधर्म, भारत का अधर्म पर चुप रहना देश का विभाजन करा गया, हमेशा याद रखना। 5000 वर्ष से हिंदू सभ्यता के विचार रहे धर्म, कर्म और भक्ति। धर्म, कर्म और भक्ति व्यक्ति को परेशानियों से जीना सिखाती हैं, लेकिन यह पीस काल में चलता है, युद्ध काल के ये नियम नहीं है। भारतीय समाज युद्ध काल और पीस काल के नियमों में अंतर करना भूल गया। दोनों के नियम अलग हैं। हां, विरासत हमें यही सिखाती है, जो भी नियम है उस नियमों के अनुसार चलना चाहिए, पर वो नियम अलग हैं। एक जगह के नियम दूसरी जगह लगाओगे। संस्कृत वाले यदि अंग्रेजी पढ़ाएंगे और अंग्रेजी वाले यदि फिलॉसफी पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो हो जाएगा ना। महाभारत का अनुशासन पर्व चैप्टर 115 की एक वर्ष है कि अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव। हमें क्या सिखाया? अहिंसा परमो धर्मः। बिल्कुल ठीक बात है, अहिंसा परम धर्म है, हमको मानते भी है, मानना भी चाहिए। लेकिन अगली लाइन नहीं पढ़ाई गई, भारत ने प्रैक्टिस करनी बंद कर दी कि धर्म हिंसा तथैव च, यानी अहिंसा तो परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा कर्म है। भारत भूल गया इसको। सो भगवान कृष्ण सेड, कंसिडरिंग योर धर्म यू शुड वेवर, यू शुड नॉट वेवर। फॉर ए वॉरियर नथिंग इज हायर देन ए वॉर अगेंस्ट एविल। दिस वी शुड रिमेंबर। यही भारत है, यही भारत की सभ्यता है और यही धर्म आधारित व्यवस्था है। यही मंत्र है भारत की संस्कृति का और भारत के जीवन दर्शन का। याद रखना बच्चों, और हमें याद रखना चाहिए कि भीष्म पितामह जब मृत्युशैया पे पड़े थे तो युधिष्ठिर उनसे ज्ञान लेने गए। कृष्ण ने कहा कि उनसे ज्ञान लेकर आओ, बहुत बड़े विद्वान हैं। तो जो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कहा, क्योंकि युधिष्ठिर राजा बनने वाले थे उसके बाद, उन्होंने कहा राज्य का आधार धर्म है।
युधिष्ठिर याद रखना, राज्य का आधार धर्म है और धर्म का सार न्याय है। तो कौरवों की सभा में न तो उस दिन न्याय हुआ और ना उस दिन धर्म का पालन हुआ, और उसके बाद वो महाभारत का कारण बना। इसीलिए याद रखना, राज्य का आधार धर्म है और धर्म का सार है न्याय। वे कहते हैं धर्मेण ही राज्यम चिरम धर्यते, राज्य की दीर्घायु धर्म से है, अधर्म से नहीं है। यदि लंबा राज्य चलाना है तो धर्म से चलना, अधर्म से राज्य नहीं चलेगा लंबा। पूरा कुरुवंश समाप्त हुआ। यही बात भारत के लोगों को याद रखनी है हमेशा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये हमें हमेशा याद रखनी है। क्योंकि कारण क्या है, कई बार एक फिल्म का गाना है, पूर्व पश्चिम आई थी कि जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। पर दिल जीतते जीतते हम इतने कमजोर हो गए। दिल जीतना समाज का काम है, राज्य का काम दिल जीतना नहीं है। राज्य का काम है सीमाओं की सुरक्षा। पहला काम भी, दूसरा काम भी, तीसरा काम भी, चौथा काम भी, पांचवा काम भी और 10वां काम भी है सीमाओं की सुरक्षा। ये दिल जीतने का काम भारत के लोगों का तो हो सकता है, राज्य का नहीं हो सकता। अब राज्य की परिभाषा, राज्य के नियम लोगों ने भी शुरू कर दिए और वैसा वर्षा भी होना शुरू हो गया। जो राज्य नहीं कर रहा, लोगों ने करना शुरू कर दिया। ये जो घालमेल है, इससे कितना नुकसान होता है कि राज्य ये प्रैक्टिस नहीं कर सकता कि जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आखिर गाना लिखने वाले ने तो अच्छे में लिखा है ना, हमें भी अच्छा लगता है सुन के कि हमने तो दिलों को जीता है। पर राज्य नहीं कर सकता है काम। राज्य का काम है सीमा की सुरक्षा एट एनी कॉस्ट। Come what may. We cannot, should not, will not compromise on the interest of our country. बहुत हम कर चुके पिछले सालों में। इसी कारण से दिल जीतते जीतते हम कमजोर तो हो गए। अब अगर समाज गाए ना कि इतनी ममता नदियों को भी यहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं, समाज तक ठीक है, राजा नहीं, राज्य नहीं। राज्य, राजा का काम तो ईंट का जवाब पत्थर से ही देना है। ये हम याद रखें। भारत की जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, बहुत पुरानी है, धर्म आधारित हमारा हमेशा ही आग्रह रहा। आज भी भारत में, और भारत का जो लोकतंत्र है बहुत मजबूत है, ये भी धर्म का पालन करता है। भारत के लोग भी बहुत मैच्योर हैं। सबसे बड़ा लोकतंत्र है, प्रभावशाली लोकतंत्र है। ऐसा लोकतंत्र विश्व के किसी देश में नहीं है, याद रखना। ये हमारी शक्ति है जिसको कि रोज रोज प्रदर्शन होता है उसका। ये हमारी एक भारत की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इसलिए ये कमजोर ना हो, सामाजिक सारोकार कमजोर ना हो, तो समाज अपना काम करे, राज्य को अपना काम करे, राज्य अपना काम करे। और तीसरा एक और बहुत बड़ा है, न्यायिक व्यवस्था अपना काम करे। वो बह न जाए राज्य के साथ, वो बह न जाए समाज के साथ, क्योंकि वो पिलर है जो बहुत लोगों को समझाने का, बचाने का और सही को सही कहने का काम करता है। ऐसी उससे अपेक्षा रहती है। मैं थैंकफुल हूँ फैकल्टी ऑफ लॉ का कि आज मुझे बुलाया और अपने कुछ विचार शेयर करने का मौका मिला। आप सबका बहुत बहुत आभार।